Good morning, student. I am Kinnari Dave. Today we are starting our standard 11, chapter number 2, structure of atom. Student, आज हम 11th स्टैंडर्ड के आप लोग सेकेंडरी में से हायर सेकेंडरी में जब कदम रख रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैडम ने सीधा चैप्टर 2 पे क्यों आ गए. स्टूडेंट, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, उसमें चैप्टर 2 जो है वो आपका जाना पहचाना हुआ है. चैप्टर 1 अभी हम थोड़े समय के लिए उसको थोड़े समय बाद उसको पढ़ेंगे बिकॉज द चैप्टर 2 इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. So I'm going to start the standard 11 with the chapter number 2, structure of atom. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ये आप स्टैंडर्ड 8 से शायद से पढ़ते आ रहे हो. एटम मतलब क्या है, व्हाट इज एटम, और उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या रहा हुआ है, दैट ऑल्सो यू आर अवेयर ऑफ दैट. थोड़ी सी हम हिस्ट्री के लिए जाते हैं कि ये चैप्टर में आप जो पढ़ के आए हो उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है. स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर जनरली वी आर गोइंग टू learn about the discovery of electron, proton and neutron. जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे. देन डिफरेंट साइंटिस्ट like Bohr, Thomson, Rutherford, they had given the atomic model, and finally today we are learning that atomic model came into the existence. Then afterwards you will understand the important features of the quantum mechanics. जो मैंने बात किया कि इतने सारे साइंटिस्ट, बोर है, रुथरफोर्ड है, ये सबके डाल्टन ने शुरू किया और डाल्टन से लेके हम जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो मॉडल तक हम अभी पहुंचेंगे. देन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक क्वांटम थियोरी. स्टूडेंट, जो ब्लैक होल के बारे में हम जानते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी और एटम पसेस द ड्यूअल नेचर. कभी वो वेव नेचर शो करता है और कभी वो मैग्नेटिक रेज वेव नेचर शो करता है. तो वेव एंड पार्टिकल नेचर के बारे में भी हम ये चैप्टर खत्म होने तक में समझ लेंगे. Then you will understand that de Broglie principle also. Then you can understand to write down the electronic configuration also. But today students, don't worry about that. I am going to just giving this introduction part of the structure of atom. चलो शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन ओनली. अब स्टूडेंट, मेरे हाथ में ये पेन आप देख रहे हो. ये पेन को अगर मैं छोटे 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 पीसेस में कट करती हूँ तो ये पेन इट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर प्लास्टिक. तो उसका जो सबसे छोटा पीस होगा दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अभी आजकल स्टूडेंट्स लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग तो घर में बैठे हो, पर जब लास्ट ईयर तक स्कूल जाते थे तो एज यू नो whenever the teacher is writing on the board with the chalk, the small chalk particles are falls down on the wooden strip of the blackboard. So what is that small particles fallen down are of the chalk. अगर बड़ा pieces है that also you said it is a chalk, and the particle of chalk that is also made up of calcium carbonate because chalk हमें पता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है. तो चॉक का छोटा से छोटा जो पार्टिकल जो ब्लैक बोर्ड में नीचे लिखते लिखते टीचर से डस्ट फॉर्म में गिरता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. द सेम थिंग आई गिव यू सम वन मोर एग्जाम्पल. स्टूडेंट, जब घर के अंदर फर्नीचर बनता है तो सॉडस्ट गिरती है, तो वो फर्नीचर का जो है दैट इज द बिगर पीसेस इज ऑल्सो ऑफ वुडन. जैसे ये ही डस्टर है मेरे पास, तो डस्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब इसको अगर हम घिसते हैं तो इसके अंदर से जो निकलती है डस्ट दैट इज ऑल्सो अ मेड अप ऑफ दिस वुडन ओनली. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि मैं कोई भी सपोज ये है वुडन स्टिक, अब ये वुडन स्टिक को घिस के या तो छोटे 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 टुकड़े करके मैं फाइनली एक इतने से टुकड़े पे आऊंगी
तो भी वो टुकड़ा वुडन का ही कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट। अगर इसका छोटा पीस है तो वो पीस प्लास्टिक का या पॉलीमर का रहेगा। इफ any of the piece of this wooden stick, then it is also a part of this particular wood. Same way, suppose if I have the scale, and in this scale this metal part, if I will cut into the small different pieces, then that will be also the part of that particular metal. And as I give the example of the chalk also, so here you are remembering that कि अगर वो छोटे टुकड़े को मैं जॉइंट करती हूँ तो मेरे पास ये बड़ा सा सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, बन गया ना सब्सटेंस। क्योंकि बड़े सब्सटेंस को छोटे पीसेस में कट करेंगे तो वो छोटे पीसेस को जॉइंट करेंगे तो बड़ा सब्सटेंस बन जाएगा। मीन्स वी कैन से दैट एनी ऑफ द सब्सटेंस। अब सब्सटेंस मतलब क्या? वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। और वी कैन से दैट अ सब्सटेंस मे बी इट इज एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑल्सो। तो एनी सब्सटेंस, अब यही सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, तो दिस सब्सटेंस विच हैज मास, है ना, इसका थोड़ा सा भी वजन है स्टूडेंट। उसी तरह से अगर मैं ये स्केल लेती हूँ तो इट इज ऑल्सो हैविंग मास। अब अगर मुझे ये स्केल रखनी है, उसके साथ में ये स्केल रखनी है, तो ये स्केल ने अपनी एक जगह ऑक्यूपाई की है और ये स्केल अपनी एक और जगह ऑक्यूपाई करेगा स्टूडेंट। सो दिस इज हैविंग मास। अगर ये दोनों में हैवी कौन है वो हमें जानना है, तो बाय जस्ट पुटिंग इट इनटू द वेइंग मशीन वी कैन कम टू नो। पर फिर भी हाथ में पकड़ने से भी पता चलता है। तो द सब्सटेंस विच इज हैविंग अ मास एंड विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस, हर एक चीज, ये डस्टर को रखते हैं तो हर एक चीज अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई करती है स्टूडेंट्स। अगर मुझे रखना है तो फिर अब उसके बाद में मुझे ये डस्टर फॉर्म रखना है तो मैं उसके ऊपर रखूंगी या तो ऐसे आगे। अब ये कवर खत्म हो गया, अब उसके ऊपर अगर मुझे और कोई सब्सटेंस रखना है तो उसके लिए मुझे इसके ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे कि ये हम ले रहे हैं कंपास बॉक्स, तो ये मैंने ऐसे ऊपर रखा। मीन्स वी कैन से दैट ईच सब्सटेंस which is having a mass and it occupies a space that is known as matter. अब वो मैटर चाहे सॉलिड फॉर्म हो सकता है, लिक्विड फॉर्म हो सकता है या गैसियस फॉर्म हो सकता है। कप के अंदर पानी भरते हैं स्टूडेंट तो द कैपेसिटी जितनी है कप की उससे ज़्यादा पानी हम नहीं डाल सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो हैविंग, द लिक्विड इज ऑल्सो हैविंग देयर मास एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। सेम वे साइकिल के व्हील में जब आप हवा भरते हो तो कैपेसिटी ऑफ दैट व्हील उससे मोर देन अगर आपने एयर फिल्ड किया है तो वो आपका टायर जो है वो फट जाएगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट एनी ऑफ द सब्सटेंस विच इज हैविंग देयर ओन मास एंड विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस, इट इज कॉल्ड द मैटर। अब ये जो मैटर है, that matter is made up of small tiny particles। और वो टाइनी पार्टिकल्स कहाँ तक का रहेगा स्टूडेंट, कि जैसे मैंने आपको चॉक का एग्जांपल दिया है, वो छोटा सा पार्टिकल जो आपके ब्लैक बोर्ड के डस्टी रेट में पड़ा होता है, क्या आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो? यस और नो स्टूडेंट? नो। So means what is the definition of the atom is in your mind till the date? Yes, atom, it is a small uncuttable particle of that particular matter। मतलब इसे हम ये कह सकते हैं कि मुझे ये मकान बनाना है, I want to prepare the building, then the required material is brick, cement, sand, water. This all are the required material.
But if I do not have the brick, other all materials I have, but if I do not have the brick, is it possible to make this building? No, student. Correct. Means brick is the building blocks of the basic blocks of this building, the any of the monuments or this building. Hope so it is clear to you. जैसे मकान बनाने के लिए या कोई भी इंस्टीट्यूट खड़ी करने के लिए ब्रिक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक से बेसिक ब्लॉक है, बेसिक यूनिट है, उसी तरह से एटम इज द बेसिक यूनिट पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर. सो अब हम जाते हैं बोर्ड के ऊपर स्टूडेंट. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. एटम क्या है स्टूडेंट? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है. मैटर मैंने आपको समझाया, इट मे बी ऑफ सॉलिड ऑल्सो, लिक्विड ऑल्सो एंड मे बी इन द गैसियस फॉर्म ऑल्सो. और वी कैन से दैट मैटर इज आइदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड और मे बी अ मिक्सचर ऑल्सो. इसके बाद में जो मेन डेफिनेशन हमने पढ़ा, दैट इज अ मैटर means any substance which occupies space and has mass is called matter. मतलब आपको मैटर क्या है वो पता चल गया. अब हम जाते हैं जो थोड़ा सा आगे मैंने आपको ब्रीफ किया उस हिसाब से कि मैटर जो है उसे हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बताया है. तो ये एटम सबसे पहले ये किसने फाइंड किया? So the word atom first introduced by Oswald. Oswald नाम के साइंटिस्ट ने एटम नाम जो है, एटोमस, वो एक्चुअली नाम था, ग्रीक वर्ड है ये. तो वो नाम उसने बिटवीन 1803 से 1807 के बीच में साइंस वर्ल्ड को ये वर्ड उसने दिया, ऑसवाल्ड ने. और ऑसवाल्ड के व्यू के मुताबिक मीन्स एज पर हिम, अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, दिस एटम और दिस मैटर, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स. तो ऑसवाल्ड ने क्या बताया कि ये जो सारी मैटर है, मतलब दिस ऑल द मटीरियल्स और द सब्सटेंस विच इज अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स is the made up of very small indivisible particles and that is known as, student, very good, it is known as atom. अब लोग 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे केमिकल रिक्वेशन पढ़ के आए हो, ठीक है ना. केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हमने पढ़ा था, उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ा था. तो वो क्या है स्टूडेंट? वो भी एटम से ही, मतलब केमिकल रिएक्शन. तो इसमें ऑसवाल्ड का कहना ये है कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं. और उसके वजह से, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एनर्जी, आप लोग ने एनर्जी का चैप्टर भी पढ़ा है. सो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, है ना. इट फॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ये ट्रांसफर होती है, करेक्ट. अगर सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हो. विंड एनर्जी है तो विंड एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हो. मैकेनिकल एनर्जी को फिर से आप उसके लिए हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हो. और हर एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में आपने ये भी पढ़ा था कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन द वेस्ट फॉर्म. दैट इज विच एनर्जी स्टूडेंट? थोड़ा याद करो जल्दी. यस, इट इज अ हीट एनर्जी, करेक्ट. अगर फैन चालू होता है ना, तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जो है इट कन्वर्ट इनटू द
मूवमेंट ऑफ द फैन, सो मूविंग बॉडी के साथ में कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई है आपकी, काइनेटिक एनर्जी, और उसके साथ में मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उसमें से हीट एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, जो रिलीज होती है वी हीट एनर्जी, दैट इज इन द वेस्ट फॉर्म। तो अब यहाँ हमें वो नहीं पढ़ना है, डोंट वरी स्टूडेंट, मैं सिर्फ आपको याद करा रही हूँ कि एज एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द सेम वे वी कैन से दैट दिस एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इसको भी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। मीन्स केमिकल रिएक्शन में सिर्फ वो एटम रीअरेंज होता है, उसका प्रपोर्शन जो है वो रिएक्टेंट से जाके प्रोडक्ट में सेम प्रपोर्शन रहता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जस्ट गो विद द एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड विच आई यूटिलाइज्ड। स्टूडेंट, H2 plus I2 gives 2HI. The another example here I have taken which you are very much familiar. Here base plus acid gives salt plus water. Means NaOH plus HCl का रिएक्शन करते हैं तो we'll get NaCl plus H2O. यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट कि ये जो है मैंने बताया कि वो रीअरेंज होते हैं, तो यहाँ से Na और ये Cl मिलके यहाँ पर NaCl बना। अब जो बाकी रहा आपके पास में, दिस इज OH एंड हियर इट इज H, और उससे साथ यहाँ आपका H2O बना। मतलब ये जो है वो रीअरेंज हुआ, यहाँ से सोडियम कहीं भी गायब नहीं हो गया है, सो इट इज neither created nor destroyed. In this also you can see student, H2 plus I2, 2 mole of hydrogen plus 2 mole of iodine, तो यहाँ आपको मिलता है 2 mole of hydrogen iodide। तो ये है केमिकल रिएक्शन जिसके ऊपर से आप समझ सकते हो कि एटम जो है, जो ऑस्वाल्ड ने बताया उस हिसाब से वो neither created nor destroyed. So now we'll go with the definition of atom. Student, write down along with me in your notebook. The atom is a uncuttable. It is a Greek word. Greek word. The meaning of it is uncuttable. Means uncuttable. Uncuttable, yeah, you can say indivisible also. It neither created or nor destroyed. अब हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि डस्टर है, तो डस्टर का छोटा सा छोटा पार्टिकल भी वही वुडन का ही या तो पॉलीमर का ही बना हुआ रहेगा। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एटम्स, एक ही एटम का मतलब कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, all atoms of a given element are of same mass and same chemical properties, have same mass and same chemical property.
स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको ये वर्ड का मीनिंग क्लियरली पता चलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज और मास उसका सेम है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज ये हाइड्रोजन है मेरे पास में और यहाँ पर भी एक दूसरा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो यहाँ से हमने एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वाटर वेपर के फॉर्म में, वहाँ से हमने लिया, या तो हाइड्रोजन और दूसरा मैंने लिया है ऑक्सीजन। तो एक मेरे पास में 2 हाइड्रोजन के एटम है डिफरेंट डिफरेंट, और दूसरा मेरे पास में है 2 ऑक्सीजन के एटम। ये है दूसरा ऑक्सीजन के एटम। अब हमें यहाँ ये देखना है कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम जो है वो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं। जस्ट यू थिंक अबाउट दैट स्टूडेंट एंड देन यू रिप्लाई मी। अगर 2 भाई है, वो 2 भाई एक ही रियल ब्रदर्स है, तो वो दोनों रियल ब्रदर्स उसका सब पापा का नाम, सरनेम, उसका सब कुछ सेम होगा। मतलब कि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनकी जो हैबिट्स है, वो सब सेम होता है। तो हियर ऑल्सो वी कैन कंसिडर दिस कोरिलेट विद दिस एटम कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन उसका मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है उस हिसाब से 1, तो हाइड्रोजन का मास है 1.0। सो उस हिसाब से मास भी सेम हुआ। मास सेम है तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अब लेते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो वहां पर भी वो दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होगी। तो ये मेरा कहने का मतलब थे कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट they are in the size also same. हाइड्रोजन के साइज, this is hydrogen size of oxygen maybe this also. So same mass, chemical property and size also, ये सब कुछ सेम होता है स्टूडेंट। अब इसके बाद में एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने यहाँ ऊपर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा करके बताया। अब उसके बदले में आप अगर ये हाइड्रोजन लेते हो और साथ में ऑक्सीजन लेते हो, नाउ थिंक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 2 सब्सटेंस स्टूडेंट।